हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स। चैप्टर रहेगा पॉवर्टी एज अ चैलेंज। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पॉवर्टी एज अ चैलेंज। दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। करें, इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ेंगे? जो आजाद भारत को सबसे ज्यादा मुश्किल है या मुश्किल भरी चुनौती कौन सी है आजाद भारत के लिए? पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स, द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस। कहते हैं कि जब हम इसके जो डिफरेंट इस प्रॉब्लम्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे भिन्न भिन्न एग्जाम्पल देकर, तो हम पॉवर्टी को किस में इसमें डिस्कस करेंगे? सोशल साइंस में इसको हम डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस का मतलब कि सामाजिक तौर पे पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलिस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। अब जैसे इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड पॉवर्टी को हम कैसे डिस्कस करते हैं कि कितनी आबादी पॉवर्टी लाइन के ऊपर है और कितनी नीचे। एक लाइन ड्रॉ कर दी है, अगर किसी की आमदनी इतनी है तो वो पॉवर्टी में नहीं आएगा, और इससे नीचे है तो वो पॉवर्टी में आएगा। मतलब एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर दी गई है मंथली इनकम के हिसाब से और कुछ चीजें जोड़कर कि अगर किसी व्यक्ति की मंथली आय, और ये भी डिपेंड करता है कि वो शहर में रहता है या गांव में रहता है। गांव में रहता है तो उसकी जो मंथली इनकम है उसको कम रखा गया है, और शहरों में है तो उसकी मंथली इनकम को ज्यादा रखा गया है पर पर्सन के हिसाब से। और एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करके बताया गया है, अगर वो उसके ऊपर अर्न करता है तो वो पॉवर्टी में नहीं आएंगे, और अगर वो उसके नीचे लाई करता है तो वो पॉवर्टी लाइन में आएंगे, गरीबी की रेखा के नीचे आएंगे। Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. अब कहते हैं कि पॉवर्टी के क्या कॉजेज हो सकते हैं और पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाए, कैसे मापा जाए, जो स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने उठाए हैं। मतलब हम दोनों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी के कॉजेज क्या है और पॉवर्टी को किस प्रकार मिटाया जाए, या सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे कि पॉवर्टी या गरीबी कम हो जाए। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपुल हु वी थिंक आर पुअर। कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ लोग हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं जिनको हम गरीब समझते हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर इन विलेजेस और पीपुल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज। कौन कौन से लोग हो सकते हैं? खेतीहीन लेबरर, श्रमिक गांव में, और शहरों में ओवर क्राउडेड, जो शहरों रखे हैं उनमें जो झुग्गीज में लोग रहते हैं वो, उनको हम कैसे कंसिडर करते हैं? एज अ पुअर। They could be daily wages workers at construction sites और child workers in ढाबाज। अब वो कौन हो सकते हैं? They could be daily wage workers, कि वो जो रोज के हिसाब से काम करते हैं और उनको वेजेस मिलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे रोज की वेज के हिसाब से काम पे लगे हुए लोग हैं, वर्कर हैं, या तो वो हो सकते हैं, और वो छोटे बच्चे हो सकते हैं जो ढाबाज में काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ढाबा पे काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, चाय नाश्ता लोग आते हैं उनको पकड़ाते हैं, तो कहते हैं ये वो लोग भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। अब वो गरीब बच्चे भी हो सकते हैं जो चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़ों में रोडों पर भीख मांगते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। कहते हैं हम अपने चारों तरफ, हर तरफ पॉवर्टी या गरीबी देखते हैं। इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। अब इंडिया का एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया का हर चौथा आदमी क्या है? गरीब है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियंस या 27 करोड़ पीपुल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी 2011-12। अब 2011-12 के हिसाब से उस टाइम गणना हुई होगी तो 27 करोड़ लोग क्या थे इंडिया के? गरीब थे। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल concentrations of the power in the world, and this illustrates the seriousness of the challenge. अब कहते हैं इसका मतलब क्या है कि इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, और इस जो चैलेंज को हमें सीरियसली लेना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ पर हैं? इंडिया में हैं। चलिए एग्जाम्पल दिया है, हम उसको पढ़ते हैं। आप 2 typical
केसेस ऑफ पॉवर्टी, 2 केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस है अर्बन केस, अर्बन का, शहरों का। 33-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand। अब एक का दिया है कि 33 साल का राम शरण है जो एक झारखंड में रांची जगह है, वहां पे वेज लेबरर के रूप में काम करता है। दिन मतलब दिहाड़ी के रूप में, रोज उसको दिहाड़ी मिलती है और एक फ्लोर मिल में वो काम करता है। पहला एग्जाम्पल दिया। 33 साल का रामशरण है जो रांची, झारखंड में जो रांची शहर है वहां पर एक फ्लोर मिल में काम करता है और उसको डेली के हिसाब से वेजेज मिलती है, वो दिहाड़ी मजदूर है। ही मैनेज टू अर्न अराउंड ₹1500 a month when he finds employment which is not often। अब कहते हैं कि जब वो लगा था वहां पे तो उसको कितना अर्न करता था, 1500 रुपए हर महीने, जब उसने ये एम्प्लॉयमेंट ढूंढा या यहाँ काम पर लगा। द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली of 6 that includes his wife for children aged between 12 years to 6 months। अब कह रहे हैं कि ये जो धन उसको मिलता था 1500 रुपए था, ये 6 लोगों के हिसाब से पूरा नहीं था। 6 लोग कौन कौन हुए, पति पत्नी हो गए दोनों और उनके 4 बच्चे, जिसमें बच्चों की उम्र 12 से लेके 6 महीने तक थी। अब आगे, he has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। अब उसको उन 1500 रुपए में कुछ पैसा अपने ओल्ड पेरेंट्स को भी भेजना था जो गांव में रहते थे। कहाँ पे, रामगढ़ में। हिज फादर अ लैंडलेस लेबरर, उनके पिता क्या थे, एक खेतीहीन मजदूर थे। डिपेंड्स ऑन रामशरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग फॉर सस्टेनेंस। अब कह रहे हैं कि उनके पिता क्या थे, खेतीहीन मजदूर थे और वो रामशरण के ही ऊपर डिपेंड थे, और उनका भाई भी था जो कहाँ रहता था, हजारीबाग में जीविका के लिए। रामशरण लिव्स इन अ 1-room रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। अब रामशरण कहाँ रहता था, शहर के आउटस्कर्ट्स में रहता था, एक कमरे के किराए के घर में। इट्स अ टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। अब ये झोपड़ी थी जो किससे बनी हुई थी, ब्रिक से और क्ले से, क्ले की टाइल से। हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस एंड मैनेज टू अर्न अनदर ₹800। अब उसकी बेबी जो थी शांता देवी, वो घरों में काम करती थी एज अ मेड के रूप में और वो 800 रुपये कमाती थी। दे मैनेज अ मिल ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। वो मुश्किल से क्या मैनेज कर पाते थे, दाल और राइस सिर्फ 2 बार का ही खाना एक दिन में मैनेज कर पाते थे। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन वो हमेशा पर्याप्त नहीं होता था। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर ₹300 while his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings। अब उसका जो बड़ा लड़का था एक चाय की दुकान पे काम करता था, चाय वगैरह पकड़ाने के लिए, वहां उसको 300 रुपये मिलते थे, और उसकी जो बेटी थी 10 साल की, और जो उसके छोटे भाई बहन थे उनकी देखभाल करती थी। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। इन चारों बच्चों में से कोई स्कूल नहीं जाता था, बाकी तो खैर छोटे थे, जो 2 बड़े थे वो भी नहीं जाते थे। दे हैव ओनली 2 pairs ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। न्यू वंस आर बोट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल। उनके पास केवल 2 जोड़ी ही कपड़े थे, और नए कपड़े तभी आते थे जब वो जो पुराने कपड़े थे पहनने लायक नहीं रहते थे। शूज आर अ लग्जरी, शूज उनके लिए एक लग्जरी था। एंड द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। और जो छोटे भाई थे, जो किड्स थे, भाई बहन जो भी, वो अंडर मतलब मेल न्यूट्रिशन थे, और जब वो बीमार पड़ जाते थे तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते थे, अर्थात उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं मिलती थी। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया है रूरल का, गांव का है। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लखा सिंह नाम है जो मेरठ के पास, मेरठ में एक उत्तर प्रदेश का गांव है मेरठ, उसके पास कोई गांव है वहां रहता था। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है उसके पास कोई गांव है वहां रहता था लखा सिंह। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड। उसकी फैमिली के पास कोई अपनी भूमि नहीं थी, खेत नहीं था। सो दे डू ओड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। तो इसलिए वो जो भी बड़े जो फार्मर्स होते थे उनके यहाँ जो भी कोई काम होता था वो करते रहते थे।
वर्क इज एरेटिक एंड सो इज इनकम। अब उनका जो काम था और जो सैलरी थी, इनकम थी, वो भी मतलब रेगुलर नहीं थी। काम होता था तो पैसे आते थे और काम नहीं होता था तो पैसे नहीं आते थे। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क। 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको बहुत मेहनत करने पर मिलता था। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day। पूरे दिन जो वो फार्म पे मेहनत करते थे, उसके बदले में कई बार उनको कुछ किलोग्राम वीट मिल जाता था, दाल मिल जाती थी या सब्जी मिल जाती थी। मतलब पैसे नहीं मिलते थे, ये चीजें कई बार मिल जाती थी। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। अब ये 8 लोगों की फैमिली थी जो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुगाड़ कर पाते थे। लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। गांव के बाहर की तरफ एक झोपड़ी में, कच्ची झोपड़ी में वो रहते थे। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड्स द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। जो वहां की औरत थी उनकी, मतलब वो क्या करती थी, स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर, चारा काटने में उसका समय जाता था या लकड़ियां जलाने के लिए खेतों से ढूंढने में उनका समय जाता था। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, उनके पिता टीबी के पेशेंट थे, पास्ट अवे 2 years अगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। दवाइयों के अभाव में उनके पिता जो टीबी के मरीज थे मर गए थे 2 साल पहले। हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे। अब उनकी माता जी को भी टीबी हो रखी थी और धीरे धीरे वो जिंदगी से दूर जा रही थी, मतलब उनका भी शरीर खराब हो रहा था। ऑल्दो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, गांव में एक प्राइमरी स्कूल तो था, लेकिन लखा नेवर वेंट देयर, लेकिन लखा कभी वहां गया नहीं, वह अनपढ़ ही था। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old। जब वो 10 साल का था तभी से उसने कमाना शुरू कर दिया। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ ईयर्स। नए कपड़े साल में एक बार कभी आते थे। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली। अब दोनों केसेस के आधार पर हम पॉवर्टी में क्या लेंगे, स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। पॉवर्टी में क्या आ जाएगा, लैंडलेसनेस, मतलब जिनके पास खेती नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बेरोजगारी, साइज ऑफ फैमिली, फैमिली का आकार, इलिटरेसी, अनपढ़, पुअर हेल्थ, मेलन्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर और हेल्पलेसनेस। ये सब अगर किसी के पास है तो वो किस में आ जाएगा, पॉवर्टी में आ जाएगा। ठीक है, वो गरीब कहलाएगा, क्योंकि वो पर्याप्त धन नहीं कमा पाएगा। पर्याप्त धन नहीं कमा पाएगा तो 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा तो किस में चला जाएगा, पॉवर्टी लाइन में चला जाएगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा। These 2 typical cases illustrate many dimensions of poverty। अब इन 2 केसेस के आधार पर हम डाइवर्टी का आकार निकाल सकते हैं कि क्या क्या चीजें पॉवर्टी में आती हैं। They show that poverty means hunger and lack of shelter। पॉवर्टी में क्या आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगी और आश्रय जिसके पास ना हो। It also is a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford ट्रीटमेंट। अब पॉवर्टी में अगर कोई है तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा और अगर बीमार है तो उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पॉवर्टी का मतलब और क्या है कि साफ पानी नहीं मिलना पीने के लिए और सैनिटेशन की सुविधा ना होना। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। और पॉवर्टी का मतलब क्या है, कोई रेगुलर जॉब नहीं होना, मतलब कभी मिल जाना कभी छूट जाना, स्टेबिलिटी नहीं होना जॉब में, वो भी पॉवर्टी में आएगा। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस में आ जाएगा। पुअर पीपुल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। और जो पुअर लोग हैं उनकी सिचुएशन कैसी है कि वो हर जगह उनको इल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक से उनके साथ व्यवहार भी नहीं हो रहा है। इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। मतलब फार्म्स पे, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन पे, कहीं पर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। और नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। और कोई भी पॉवर्टी में रहना पसंद नहीं करता। कौन चाहेगा पॉवर्टी में रहना, जहाँ उनके पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, जॉब नहीं है, पढ़ाई नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है।
तो ये जहाँ भी इन चीज़ों का लैक होगा वो चीज़ें क्या आ जाएंगी, पॉवर्टी में आ जाएंगी, और कोई भी व्यक्ति पॉवर्टी में रहना पसंद नहीं करेगा। One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. अब जो आज़ाद भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो मिलियंस ऑफ पीपल पॉवर्टी में रह रहे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, उनको ऊपर उठाना, अपलिफ्ट करना। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि इंडिया सच में आज़ाद कब होगा, तब जो सबसे गरीब आदमी है वो भी जो ह्यूमन सफरिंग्स है उनसे आज़ाद हो जाए, अर्थात भारत में कोई भी गरीब ना रहे, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब लोगों को मिले, तभी सच में भारत आज़ाद माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को किस नज़र से देखते हैं? सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेस, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। अब जो साइंटिस्ट हैं वो पॉवर्टी के लिए उन्होंने अलग अलग इंडिकेटर बना रखे हैं कि अगर ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो पॉवर्टी में आएगा। ठीक है, यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। अब वो इंडिकेटर क्या है? लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन, कि आदमी कितना कमा रहा है और कितना उस धन से वो खाने पीने की चीज़ों पे खर्च कर रहा है, या उसका कंजप्शन कितना है और उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। लेकिन अब पॉवर्टी को और जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके थ्रू भी देखा जाता है, लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेलन्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्स्ट्रा। अब ये चीजें हैं, ये भी इंडिकेटर हैं पॉवर्टी को मापने के। ठीक, आगे है एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। अब और आप पॉवर्टी को किस में मापोगे? सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, इनको भी हम किस में लेंगे? पॉवर्टी में लेंगे। ये भी इंडिकेटर हैं जिसके थ्रू पॉवर्टी को मापा जाता है। अगला हमारा टर्म यूज हुआ है पॉवर्टी लाइन। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। अब कहते हैं जो हमने डिस्कस किया इसमें एक और कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन का। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम। अब कहते हैं कि पॉवर्टी को जो मेजर करने का बेस्ट मेथड क्या है? एक तो इनकम है और दूसरा क्या है? कंजप्शन लेवल, और दूसरा उसका कंजप्शन लेवल, कि जो धन उसको मिल रहा है वो कितना उसको कंजप्शन में लगा रहा है, कितना उसको खर्च कर रहा है। अ पर्सन is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs। कहते हैं कि अगर किसी आदमी का पुअर कब कहलाएगा? जब उसकी इनकम और उसका कंजप्शन लेवल जो है वो जो मिनिमम लेवल बताया गया है उससे भी नीचे हो, या उसकी जो बेसिक नीड है वो भी उससे पूरी ना हो रही हो या उससे नीचे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉवर्टी लाइन, और उस आदमी को पुअर कहा जाएगा, गरीब कहा जाएगा। What is necessary to satisfy basic needs is different at different times and in different countries। अब एक और बात क्या जरूरी है कि जो बेसिक नीड्स है वो डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट है व्यक्ति के हिसाब से। ठीक है, therefore पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। इसलिए जो पॉवर्टी लाइन है वो वेरी करती है समय के हिसाब से और स्थान के हिसाब से। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and it accepted minimum social norms। अब देखिए हर एक कंट्री ने एक इमेजिनरी पॉवर्टी लाइन बना रखी है। ठीक है, और उस कंट्री के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और जो मिनिमम उनका सोशल नॉर्म्स है उसके हिसाब से उसको स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, जैसे हर एक कंट्री अगर डेवलपमेंट उसका हो रहा है या डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे पॉवर्टी लाइन या जो बेसिक इनकम और कंजप्शन है वो ज़्यादा होगा, और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसकी जो इनकम है और कंजप्शन लेवल है वो कम होगा। तो टाइम और स्थान के हिसाब से हर एक कंट्री एक अपनी एक इमेजिनरी लाइन बनाती है, पॉवर्टी लाइन बनाती है,
और उसकी कंट्री की स्थान और समय के हिसाब से वो इनकम और कंजप्शन लेवल तय करती है। हर एक कंट्री का जो पॉवर्टी लाइन का जो कंजप्शन और इनकम लेवल है वो एक जैसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर। इन इंडिया ओइंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। अब जैसे मैंने बताया ना, हर एक कंट्री का अपना होता है, और इंडिया में अगर किसी के पास कार है तो वो लग्जरी में आएगी। अगर किसी आदमी के पास कार नहीं है, मान लो स्कूटर है, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। तो हमारे यहाँ कार लग्जरी में आएगी और यूएसए में वो नेसेसिटी में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, and light, educational and medical treatment, etc. are determined for subsistence. अब हमारे यहाँ जो पॉवर्टी लाइन में क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा उसके पास मिनिमम लेवल का मतलब फूड रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, क्लॉथ होने चाहिए, फुटवेयर होने चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय दियर प्राइसेस इन रुपीज, और इन चीज़ों का जो रेट है वो रुपीज में दिखाया जाएगा। एंड द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट्स वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरीज रिक्वायरमेंट। अब देखो, तो खाने में भी कि व्यक्ति को पर हेड कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके हिसाब से उसका मेजरमेंट होगा। जैसे फूड टर्म्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। अब इन चीज़ों से हमें कैलोरीज मिलती है, तो इसमें वो कितना खर्च कर रहा है या इस हिसाब से उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। अब कैलोरी की किस व्यक्ति को कितनी जरूरत है इस पे भी डिपेंड करता है। छोटा बच्चा है उसको कैलोरी की कम जरूरत है, जो जवान है काम कर रहा है उसको ज्यादा जरूरत है। डिपेंड करता है कि कैलोरीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, शहर के हिसाब से, गांव के हिसाब से और एज के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से। मेल है तो ज्यादा चाहिएगा, फीमेल है तो कम चाहिएगा। एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। रूरल एरिया में कितनी चाहिए? 2400 कैलोरीज चाहिए, और अर्बन में कितनी चाहिए? 2100 कैलोरीज पर पर्सन चाहिए। ठीक है, इसमें जो यंग क्राउड है उसको लिया गया, मिडिल एज वालों को। सिंस पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क। रूरल एरिया में जो लोग होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, ज्यादा फिजिकल वर्क में एंगेज रखते हैं। द मैंडेटरी expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food grains etc is revised periodically taking into considerations the rise in price। अब देखो, अगर जो ये चीजें हैं जो कैलोरी जिनसे मिलती है, अगर इनका प्राइस राइज हो जाए तो पर हेड ये कैलोरीज का जो पैसे हैं ये भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2400 वो बोल रहे हैं कि हमें किस में चाहिए पर पर्सन, रूरल के लिए चाहिए, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन अर्बन एरियाज के लिए चाहिए। ठीक है, जो रूरल एरिया के लोग हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं इसलिए उनका कैलोरीज का ज़्यादा है रिक्वायरमेंट, और अर्बन में कम करते हैं इसलिए उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है। अब किन किन चीज़ों से कैलोरीज मिलती है वो चीज़ें बता दी गई हैं। अगर उनका रेट कम है तो उनकी जो इनकम कम में भी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे, लेकिन अगर रेट बढ़ जाए और इनकम नहीं बढ़े तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। ये बताने की कोशिश की गई है। आगे बढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस फॉर द ईयर 2011 to 12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर द रूरल एरिया और 1000 फॉर अर्बन एरिया। अब कहते हैं 2011 और 12 के हिसाब से पॉवर्टी लाइन क्या फिक्स करी गई थी? 816 पर मंथ पर पर्सन। किसके लिए? रूरल वालों के लिए। और अर्बन वालों के लिए की गई थी 1000 पर पर्सन। ठीक है, डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरिया हैज बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स। अर्बन एरिया के लिए इसलिए किया गया था कि अर्बन एरिया में कुछ चीज़ों के प्राइस हाई हैं।
इसलिए, ठीक है। इन दिस वे इन ईयर 2011-12 a family of 5 members living in rural area and earning less than about 4080 per month will be below the poverty line। अब कह रहे हैं 2011 और 12 के हिसाब से अगर 5 लोगों की फैमिली रूरल एरिया में रह रही है और वो 4080 से कम कमा रही है तो पावर्टी लाइन के नीचे आएगी। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। मेंबर्स का कितना हो जाएगा, 5 × 816, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 × 30, 3, 8, 40, ठीक, ये पावर्टी लाइन का आ गया, ठीक है। अगर इससे उनको कम अर्न करते हैं तो वो पावर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगी। ऐसे जो अर्बन वाले हैं उनके अगर 5 पर्सन है फैमिली में तो उनका पर मंथ कितनी इनकम होनी चाहिए, 5000, तो ये पावर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे एग्जैक्ट। अगर इनका थोड़ा भी कम होगा तो पावर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। इनका भी एग्जैक्ट आ गया है, तो ये क्या है, ये पावर्टी लाइन के पास है, एकदम बॉर्डर पे है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता दिया उन्होंने कि अगर उनकी 4080 से कम इनकम होती है, अर्निंग होती है, तो वो पावर्टी लाइन में जाएंगे, और अगर इतनी है तो वो पावर्टी लाइन में नहीं जाएंगे। अगर 4080 पर मंथ वो कमा रहे हैं, उनकी इनकम है, तो वो पावर्टी लाइन में नहीं जाएंगे, और अगर इससे लेस है तो वो पावर्टी लाइन में चले जाएंगे पर मंथ के हिसाब से। अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरिया वुड नीड अ मिनिमम ऑफ 5000, जैसे मैंने बता दिया, क्योंकि 5000 होनी चाहिए तो पावर्टी लाइन में नहीं आएंगे, और अगर उससे थोड़ी भी कम हुई तो उसमें वो पावर्टी लाइन में आ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल दिया है, आ सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरिया, ये हमने रूरल का निकाला, ये अर्बन का है, वुड नीड अ मिनिमम ऑफ ₹5000 पर मंथ टू मीट दियर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब अगर कोई अर्बन में है तो उसको 5000 चाहिए पर मंथ, ठीक है। अगर इससे कम कमाता है तो वो पावर्टी में चला जाएगा। मैंने बताया 1000 रुपये इंटू 1000 रखा गया है पर पर्सन, 5 फैमिली मेंबर है तो 5 × 1000 5000 आ गए, ठीक है। ऐसे आप निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आप दोनों तरफ का हमने निकाल लिया, अर्बन का भी रूरल का भी। तो ये दोनों पावर्टी में नहीं आएंगी, ये दोनों फैमिली किस में आएंगी, ऊपर आएंगी। लेकिन अगर ये थोड़ा भी इनका इनकम कम होती है तो पावर्टी में चले जाएंगे। आगे कहा गया है, द पावर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर। अब जो पावर्टी लाइन है हर 5 साल में इसको रिवाइज किया जाता है, ठीक है, बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे होते हैं और उसके हिसाब से पावर्टी लाइन तय की जाती है हर 5 साल में। दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन करता है सर्वे, NSSO, फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। However, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for poverty line। अब देखो नेशनल में तो ये हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कौन कंडक्ट करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड देता है पावर्टी लाइन की, ठीक है। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.9 पर पर्सन पर डे। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि $1.90 प्रति व्यक्ति होना चाहिए पर डे। इतना हर व्यक्ति की इनकम होनी चाहिए हर दिन के हिसाब से, ये वर्ल्ड बैंक डिसाइड की है। ये हो गया पावर्टी एस्टिमेट 2011 से लेके 2012 तक का। अब अगला है वनरेबल ग्रुप्स। मोस्ट जो वनरेबल ग्रुप्स हैं जो पावर्टी लाइन में आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है शेड्यूल्ड कास्ट, और दूसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड थर्ड है हमारा एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स, और फोर्थ है अर्बन लेबर कैजुअल हाउस होल्ड। ये 4 हमारे वनरेबल ग्रुप्स में आएंगे जो पावर्टी लाइन में आते हैं। अब बताया गया है कि 100 में से 43 लोग किससे बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से करते हैं। ऐसे ही 34% ऑफ कैजुअल लेबरर्स है या कैजुअल वर्कर्स है किसमें, अर्बन एरियाज में, और 29% किसमें है, शेड्यूल्ड कास्ट आर ऑल्सो पुअर। ये सब पुअर में आएंगे, ये सब वेनरेबल ग्रुप्स हैं, ये पुअर में आएंगे यानी पावर्टी लाइन के नीचे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप्स में और एक कैटेगरी आती है, उसमें हम वुमेन को लेंगे, एल्डरली पीपल को लेंगे और फीमेल इन्फेंट को लेंगे।
ये लोग जो फैमिली की जो इनकम होती है, इनकम सोर्स होते हैं, इनमें इन लोगों को हिस्सा नहीं मिलता है या इन लोगों पर उतना पैसा खर्च नहीं होता है। अगला टॉपिक है आपका इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, मतलब इंटरस्टेट में भी एक ही कंट्री में जो स्टेट्स है उनमें आपस में भी असमानता पाई जाती है पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। अब लिया गया है पहला, अकॉर्डिंग टू HCR। HCR का मतलब होता है इंडिया हेड काउंट रेशो। ये रेशो बताता है कि किस स्टेट में कितनी पॉवर्टी है, किस में कितना है, स्टेट वाइज उनकी रेशो निकालता है। अब HCR के हिसाब से पूरेस्ट स्टेट ली गई हैं बिहार, उड़ीसा। बिहार में पॉवर्टी रेशो कितना है 33.7% और उड़ीसा का है 32.6%। ये लिया गया था 2011 और 12, 2011 और 12 ईयर किया गया। अर्बन पॉवर्टी इन हाई इन स्टेट्स उड़ीसा का रहा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। अर्बन पॉवर्टी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। पॉवर्टी डिक्लाइन किन स्टेट्स में आई है, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, JNK लिखा है मैंने, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। इनमें पॉवर्टी कम हुई है। अब ये पॉवर्टी किसकी वजह से कम हुई है, ठीक है, ये भी पॉवर्टी यहाँ पे भी थी, लेकिन ये पॉवर्टी से कैसे बाहर आए। पंजाब और हरियाणा रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेशो, कि पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम किया, इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया और उससे उनकी जो फसल हुई अच्छी हुई और उनकी इनकम बढ़ी और पॉवर्टी लाइन के ये ऊपर आ गए। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब केरला कैसे पॉवर्टी लाइन से ऊपर आया, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डेवलपमेंट किया। लिटरेसी रेट बढ़ा इनका, लिटरेसी रेट बढ़ा तो लोगों को नौकरियां मिली, नौकरियां मिली तो पैसे आए, पैसे आए तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए। तीसरा है वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल ने कैसे रिड्यूस की पॉवर्टी लाइन अपनी, थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। अब वेस्ट बंगाल में भी पॉवर्टी थी, यहाँ पे पॉवर्टी की लाइन से ऊपर कैसे आए, इन्होंने क्या किया, अपनी लैंड रिफॉर्म्स ठीक की। लैंड रिफॉर्म्स ठीक होने की वजह से यहाँ उत्पादन ज़्यादा हुआ, उत्पादन ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो इनकम हुई, इनकम हुई तो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका मैंने सब नोट्स बना दिए थे इसलिए, ताकि आप बच्चे अच्छे से इन नोट्स के थ्रू जल्दी ये चैप्टर समझ लें। ठीक बच्चे, चलिए आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर कैसे आए ये लोग, जो फूड ग्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ठीक हुआ, गरीब लोगों में हुआ, उनको समय पे खाना मिला और जो पैसे थे उनकी बचत की और वो थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए और पॉवर्टी में थोड़ा डिक्लाइन हुआ। अगला टॉपिक है आपका, चलिए अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। WHO डिफाइंड पॉवर्टी एज लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे पर पर्सन। अगर $1.90 पर पर्सन को हर दिन मिलता है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, अगर उससे कम मिलता है तो वो पॉवर्टी लाइन में चला जाएगा, नीचे गरीबी रेखा में आ जाएगा। कह रहे हैं ये रिड्यूस हुई है पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू WHO। 35% थी ये 1990 में, ठीक है, घटकर कितनी होगी 10.68% 2013 में। ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, कहते ग्लोबल पॉवर्टी में भी कुछ कमी आई है। चाइना का दिया है पॉवर्टी हैज़ केम डाउन, कितना कितना कम हुई चाइना में, 1 का दे रखा है 88.3% थी, फिर 14.7% होगी 2008 में, 1.9% रह गई 2013 में। अफ्रीका में दिया है कितनी रिड्यूस हुई है पॉवर्टी, अफ्रीका का दे दिया 54% थी 1990 में और 41% हो गई 2013 में। ऐसे इन लैटिन अमेरिका का दे रखा है, यहाँ पॉवर्टी डिक्लाइन कितना हुआ, 1990 में 16% थी और 2013 में घट के 5.4% रह गई। यह है कंट्रीज और नीचे लिख दिया है कंट्रीज के नाम, इस साइड हमने लिख दिया परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन और हमने वो पैमाना क्या लिया है, वही $1.90 पर डे पर पर्सन के हिसाब से। अब कौन सी है बिलो पॉवर्टी लाइन में कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, नाइजीरिया का दिया है 53.5% 2009 के हिसाब से, बांग्लादेश का है 18.5% 2010 के हिसाब से, इंडिया का है 21.2% 2011 में जो हमने किया,
पाकिस्तान में 6.1% 2013 का, चाइना 1.9% 2014, ब्राज़ील 3.7% 2014, इंडोनेशिया 8.3% 2014 एंड श्रीलंका का है 1.9 2012। ये हमने पावर्टी बता दी कितनी कितनी है पावर्टी। अब पावर्टी के क्या कारण हैं? बहुत सारे कारण होते हैं पावर्टी के, तो मैंने कुछ नोट्स बना दिए आप लोगों के लिए ताकि आप आसानी से इनको समझ सको। पॉइंट्स के हिसाब से अगर मैं समझाऊंगी तो आपको ठीक से समझ में आएगा और आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। पहला कोज हमने लिया है ब्रिटिश टाइम का कि इंडिया में पावर्टी क्यों आई। इसमें हम इंडिया के ही बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, पहला था लो लेवल ऑफ इनकम ग्रोथ, रेंट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, लेस जॉब, लेस ग्रोथ ऑफ इनकम, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब इंडिया में हैंडीक्राफ्ट था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया, हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया क्योंकि हैंडीक्राफ्ट घर में चलाया जाता था, ये छोटे उद्योग धंधे घर में होते थे तो सारी फैमिली उसमें लगी रहती थी और सब लोगों को जॉब मिलता था और इनकम होती थी। जब हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया तो वो सब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो उनके जॉब चले गए, जॉब जाने से इनकम भी कम हो गई और पावर्टी लाइन के नीचे आ गए। और इसमें दूसरा बड़ा कारण ये था कि इनकम तो घट रही थी लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा था। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने से पावर्टी और अधिक बढ़ने लग गई। सेकेंड है स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटी वर क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर बट द एफर्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसी का सेकंड पॉइंट का आगे मैं कर रही हूँ। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब बट देर वर नॉट इनफ टू ऑब्जर्व ऑल जॉब सीकर्स। कह रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी लेकिन इतने ज़्यादा जॉब्स नहीं थे क्योंकि जॉब सीकर ज़्यादा थे, जॉब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, जॉब्स लिमिटेड थी, तो सभी जो जॉब सीकर्स थे उनको उसमें नहीं खपा पाए। अनेबल टू फाइंड proper jobs in cities, many people started working as rickshaw puller, vendor, worker, domestic servants with irregular income. These people could not afford expensive houses. They started living in slums on outskirts of the cities. अब क्या हुआ? अब लोग क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना जॉब नहीं था, लोग गांव को छोड़ के शहरों में चले गए। शहरों में भी उनको जॉब नहीं मिली, ना प्राइवेट सेक्टर में ना पब्लिक सेक्टर में। अब ये लोग क्या करने लगे? ये लोग क्या हो गए? रिक्शा चालक बन गए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर लग गए, घरों में काम करने लग गए। घर क्योंकि शहरों में महंगे होते हैं इसलिए वो जो सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में जो झुग्गी झोपड़ी हैं वहाँ पर रहने लगे और उनका जीवन और ख़राब हो गया और वो पावर्टी लाइन के नीचे आ गई। थर्ड पॉइंट है Another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities. अब क्या क्या inequalities आई? दो में मैंने 2 पॉइंट रखे हैं ए एंड बी। कह रहे हैं कि ज़्यादा पावर्टी रेट का एक और कारण रहा कि इनकम बराबर समान रूप से सभी लोगों में नहीं बटी हुई थी। कुछ लोगों के पास धन बहुत ज़्यादा था और कुछ के पास धन बहुत कम था, मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में धन सीमित होकर रह गया था। सब लोगों को इक्वली इनकम कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। पहला था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। लैंड का और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना। दूसरा पॉइंट लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज की कमी होना एंड दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। फोर्थ है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी टू fulfill social obligations and observe religious ceremonies. People in India, including poor, spend a lot of money. अब क्या होता है कि हमारी कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं। ठीक है, जैसे नामकरण करा रहे हैं, उनके पास तो पैसा वो खर्च कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको भी वो संस्कार करने हैं तो उसके पास तो पैसे हैं नहीं, तो क्या करेगा? वो उधार लेगा और उधार लेके बोरो करके अपने बच्चे की नामकरण की या दूसरे जो संस्कार होते हैं उनको पूरा करेगा। जैसे बच्चों की शादियां करनी है, अमीर के पास पैसा है, खूब खर्च कर सकता है, लेकिन गरीब को भी वो सेरेमनीज करने के लिए पैसा चाहिए होता है और उधार लेता है और वो जो पावर्टी का जो विशेष सर्कल है उसमें फंस जाता है और गरीब होता चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर हैं ये भी पावर्टी के जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला है स्मॉल फार्मर्स। अब इसी में मैंने सोशल कल्चरल के कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं ABC करके। ए तो हो गया ये फोर्थ का। बी हो गया स्मॉल फार्मर्स नीड मनी
टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब जो छोटे फार्मर्स हैं उनको क्या चाहिए, सीड्स चाहिए और फर्टिलाइजर्स चाहिए अपनी खेती के लिए, ठीक है। अब उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती हैं, सेविंग्स कम होने की वजह से ये सीड्स फर्टिलाइजर्स के लिए वो जो गांव का लैंडलॉर्ड है उसे पैसे उधार लेता है, बोरो करता है और फिर वो चुका नहीं पाता और पॉवर्टी में फंसा चला जाता है। सिंस पुअर पीपुल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, जैसे मैंने बताया, दे बोरो अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। वो बोरो करते हैं और उसको रिपे करने में अनेबल रहते हैं, वो पॉवर्टी में फंस जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस इज बोथ कॉज एंड अफेक्ट पॉवर्टी। इसलिए किसके कारण क्या करते हैं लोग, पॉवर्टी में फंस जाते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट कुछ एंटी पॉवर्टी मेजरमेंट्स भी ले रही है। अब वो कौन कौन से हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ले लेते हैं। द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन ब्रॉडली 2 टाइप्स, ठीक है। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए, एंड दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने 2 चीज़ें पे ज़्यादा फोकस किया है, ध्यान दिया है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जाए और दूसरा जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, कि लगभग 1 दशक तक, ठीक है, कि जो पर कैपिटा इनकम है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन पॉवर्टी का जो रिडक्शन हुआ है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, कम ही हुआ है, ठीक है। ऑफिशियली पॉवर्टी एस्टीमेट, अब जो ऑफिशियल जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पॉवर्टी का क्या एस्टीमेट बताया गया है, 45% अर्ली 1950s रिमेंड सेम इन द 80s, कि जो 50s में 45% पॉवर्टी रेट था वो 80s में भी रहा। द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज अबाउट, अब जो ग्रोथ रेट था वो कितना जंप हुआ, 3.5% इन 1970s, ये बढ़कर हो गया 6% 1980 to 1990s। दिस हेल्प्ड इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जो ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ये थोड़ा सा बढ़ा है जिसके कारण पॉवर्टी कम हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जो सरकार ने प्रोग्राम्स चला रखे हैं उनके बारे में। देयर आर सो मैनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने, या कौन कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई है। पहली है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 में ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना आई, इसको कहते हैं मनरेगा, ठीक है। सबका फर्स्ट कैपिटल लेटर ले लोगे, MGNREG, तो मनरेगा बन जाएगा। इसमें क्या क्या रखा गया, एक तो 100 डेज की आपको 100 डेज के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हर एक घर से, ठीक है, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं। दूसरा 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, इसमें से 1/3 जो काम किनको मिलेगा, औरतों को मिलेगा। अगला द शेयर ऑफ ST एंड ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23%, 17% एंड 53%, and the average wages has increased from 65 in 2006 to 7 to 132 in 2013-14, कि 2006 से 7 में तो 65 था पर डे वेजेस, जो 2014-15 में 132 रुपये पर डे के हिसाब से कर दिया गया। अगला है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अगली स्कीम है। The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns. They are helped in setting up small business and industries. अब ये जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना थी, इसमें किसको एम किया गया, यूथ को, जवान बच्चों को अपना एम्प्लॉयमेंट सेल्फ क्रिएट करने का, कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, ठीक है, छोटा सा बिजनेस लगाएं या छोटी सी कोई दुकान खोलें, मतलब अपने आप को ही रोजगार दें। इसके लिए गाँव के और शहरों के बच्चों को टारगेट किया गया और उनका जो स्मॉल बिजनेस सेटअप करने में गवर्नमेंट उनकी मदद
करेगी। ऐसा नेक्स्ट स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म है REGP, वाज लॉन्च्ड 1995 में REGP प्रोग्राम लॉन्च किया गया। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अ टारगेट फॉर creating 25 lakh new job has been set up for the program under the 10th 5-year plan। और 10th 5-year plan में 25 लाख जॉब क्रिएट करने का टारगेट रखा गया। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, वाज लॉन्च इन 1999। अब ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 1999 में। एंड द प्रोग्राम एम एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidies। अब अगले प्रोग्राम में क्या रखा गया कि इसमें ये एम रखा गया कि जो गरीब परिवार हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन पे हैं उनको क्या किया जाए, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जोड़ा जाए और इसमें बैंक क्रेडिट और गवर्नमेंट सब्सिडी रखी गई। अगर ये कोई काम करना चाहते हैं तो बैंक से उनको लोन दिया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा उनको सब्सिडीज दी जाएं। स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना और ये लॉन्च हुई 2000 में। इसका मेन एम क्या था? सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स। अब इसमें सेंट्रल का असिस्टेंस मिला स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो बेसिक सर्विसेज थी उनके लिए। कौन सी होगी बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स? प्राइमरी हेल्थ हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, रूरल शेल्टर हो गए, रूरल ड्रिंकिंग वाटर हो गया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की मदद कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट स्कीम हमारी क्या है? अंत्योदय अन्न योजना। इन स्कीम्स का कंक्लूजन क्या हुआ? स्कीम्स तो सरकार ने बहुत चला दी, अब क्या जो स्कीम चलाई थी उसके आधार पर उनका रिजल्ट आया? चलिए कंक्लूजन में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। अब इनका जो रिजल्ट था वो मिक्स था, कुछ अचीव भी हुआ और बहुत कुछ छूट भी गया। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस एंड राइट टारगेटिंग, लेस इफेक्टिव रही और राइट टारगेट नहीं हुआ। पुअर पे टारगेट करना था वो ठीक से नहीं हुआ। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग स्कीम्स। अब हर एक स्कीम बार बार निकाली गई, सेम स्कीम रही तो ओवरलैपिंग हो गई। डिस्पाइट good intentions, the benefit of these schemes are not fully reached to the deserving poor। अब इसकी इंटेंशन तो अच्छी थी कि गरीबों का लाभ होगा, उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो डिजर्विंग पुअर्स थे उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया। लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज पूरा पढ़ा दिया है। आई होप जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।